नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में बिल्कुल समय अब नहीं बचा हुआ है, तो आप जो है लगातार तैयारी कर भी रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी प्रश्न देने वाले हैं। सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में होंगे ताकि ज़्यादा समय आपका न लगे और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो हमारा इतिहास का आरंभिक काल है उसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि पत्थर के औजार सबसे पहले कब पाए गए थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल में ही जो है सबसे पहले पत्थर के औजार जो है पाए गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार मानवों द्वारा निर्मित किए गए थे। तीसरा प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और उम्मीद है कि आप सभी को पता भी होगा। देखिए, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है यह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का जो एक नगर था मोहनजोदड़ो, यहाँ से दोस्तों जो है नगर नियोजन के बहुत अधिक जो है प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार और अन्नागार भी जो है यहाँ से मिले हैं। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम यहाँ से याद रखना है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? देखिए, हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो नगर थे यानी कि जो स्थान थे वह किस नदी किनारे है, ट्रिक बताया था। तो देखिए, सिंधु नदी कैसे हमने बताया था कि पड़ोसी यानी कि मोहनजोदड़ो, अड़ो के बाद क्या आता है? सी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? सिंधु। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था हमारा किस नदी किनारे था? तो सिंधु नदी किनारे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? देखिए, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम होता है ये होता है मृतकों का टीला। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम होता है ये होता है मृतकों का टीला। छठा प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, जो विशाल स्नानागार मिला था वह मोहनजोदड़ो से ही मिला था। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया कि मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पर देवी माता लिखा गया लेकिन आपके एग्जाम में मातृ देवी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये बात आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की जो है पूजा की जाती थी। देखिए, दो बात याद रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मातृ सत्तात्मक थी और जो वैदिक सभ्यता थी ये पितृ सत्तात्मक थी। तो ये दोनों बात आपको क्लियर रहना है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? अब देखिए, यहाँ पर जहाजी माल घाट का मतलब है बंदरगाह। क्या हो जाएगा? जहाजी माल घाट का मतलब बंदरगाह। तो लोथल नामक सभ्यता जो था, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का बंदरगाह था? तो सही आंसर हो जाएगा, जो लोथल था वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। अब देखिए, बात हो रही लोथल की, तो ये किस नदी किनारे स्थित था? लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर? लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित था और यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक बंदरगाह नगर था। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा था यह मृद भांड, आपने नाम सुना होगा, किसके लिए प्रसिद्ध था? मृद भांड। और मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। कई बार यही शब्द प्रयुक्त होता है कि मृद भांड कहाँ से पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कालीबंगा जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कालीबंगा हमारा किस नदी किनारे स्थित था? तो कालीबंगा, बंगा से क्या हो जाएगा? कंगन। कालीबंगन से कंगन, कंगन कहाँ पर रहता है? घर। तो घर से हो जाएगा घग्गर। तो कालीबंगन जो था वो घग्गर नदी किनारे था और यहीं से जो है मिट्टी के पात्र पाए गए थे। 10वां प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो देखिए, जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वह दूध और इसके उत्पाद थे, क्योंकि इस समय जो था गायों की बहुत अधिक जो थी यहाँ पर वैल्यू थी, बहुत अधिक कीमत थी। तो सही आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ जो था प्रमुख रूप से जौ और गेहूँ पाया जाता था खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वैदिक आर्य की बात हो रही है। तो वैदिक आर्यों में दूध और इसके बने उत्पाद जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 11वां प्रश्न, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो देखिए,
वैदिक लोगों द्वारा जो है सबसे पहले तांबे का जो है प्रयोग किया गया था। किसका? तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला वेद था ऋग्वेद, उसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को जो है संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। और जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद जो है, इसे हम वेद त्रयी से अलग रखते हैं, अथर्ववेद को, कि ये हमारा चौथा वेद है। प्रारंभिक 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको जो है यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, यानी कि जो ऋग वैदिक आर्य थे यह पशुचारी थे। यह किस बात से पुष्ट होता है? तो देखिए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश जो युद्ध हुए थे वह गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार जो था प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। तो ऋग वैदिक काल में जो है गायों की बहुत अधिक महत्ता थी। गायों को जो है बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण, यानी कि इन्हें जो है अपनी संपत्ति के रूप में माना जाता था गायों को। अगला प्रश्न है 15वां, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? यानी कि जो आर्य आए थे ये कहाँ से आए थे? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश था, कहाँ से? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहाँ कौन? आर्य। तो आपको याद रखना है आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के मूल निवासी थे। तो ये आपको याद रखना है। मध्य एशिया जो हमारा आता है, एशिया माइनर वाला क्षेत्र, वहाँ से ये आए थे। 16वां प्रश्न कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो जो ऐतरीय ब्राह्मण है, क्या है? ऐतरीय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक का जो है प्रमाण मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतरीय ब्राह्मण। 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। 18वां प्रश्न है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी जो थी एक विदुषी थी, इन्होंने जो है याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। तो इस प्रश्न का गार्गी सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जो अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ है, इसके द्वारा जो है इनका जन्म स्थान अंकित किया जाता है। 20वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यह राजगृह में आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह जो इस प्रश्न का है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? तो देखिए जो बौद्ध धर्म था इसने स्त्रियों को जो है जोड़ने का काम किया, यानी कि प्रभावित किया, और शूद्रों का जो है इन्होंने अपने साथ जोड़ने का कार्य किया। तो स्त्रियां और शूद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही मिलता है। तो ये जो था बौद्ध धर्म का मान्यता था। 24वां प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए जो बौद्ध ग्रंथ थे वो सभी पाली भाषा में लिखे गए थे, और जितने भी जैन ग्रंथ आपको मिलेंगे वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो पाली प्राकृत, पाली में हमारा बौद्ध हो जाएगा, प्राकृत में जैन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए वामसाथ कप्पासिनी, यह है वामसाथ कप्पासिनी जो है यह सबसे बाद में लिखा जाने वाला बौद्ध ग्रंथ है। 26वां प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ? यानी कि जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी को पता है कि बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में जो था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को संबोधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? संबोधि के नाम से इस घटना को जाना जाता है। अगला देखिए 27वां, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, ये जो मान्यता थी ये थी बौद्ध धर्म की। किसकी थी? बौद्ध धर्म की। 28वां प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, इनका भी नाम आप याद रखिए। 29वां प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को माना जाता है। किसे? ऋषभ देव को। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 30वां प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते थे? तो जैन साहित्य को जो थे अंग कहते थे। क्या कहते थे? अंग। अगला देखिए,
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है जैन केंद्र स्थित है। सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? तो देखिए, जो सबसे पुराना लौह युग था वह चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? चित्रित धूसर मृद भांड। देखिए, मृद भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, आप याद रखिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए जो प्रथम शासक उत्तरदायी था वो थे हमारे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। 34वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो जो प्राचीन काल में जो थी लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो थी हमारी संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कल्हड़ की राज तरंगिणी वगैरह जो है, अष्टाध्यायी जो है, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया ग्रंथ है। 35वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने किस नदी किनारे लड़ाई लड़ी थी? तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो है झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी। और झेलम का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम वितास्ता है। तो कभी कभी वितास्ता भी पूछ लिया जाए, तो झेलम या फिर वितास्ता नदी के किनारे जो है पोरस और सिकंदर की लड़ाई जो है हुई थी। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब जो है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। अगला है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, जो महाभाष्य था यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक जो है एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री और चाणक्य जो थे इनके गुरु थे। तो इनका नाम याद रखिए। 39वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। कौन हो जाएगा? बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ पर थी? तो बिंदुसार के समय में जो थी वह तक्षशिला में अशांति थी। कहाँ पर? तक्षशिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो देखिए, जो अशोक की प्रशासनिक नीति थी इसमें जो परिवर्तन आया वह कलिंग युद्ध से आया था। देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था और इससे जो है अशोक के जीवन में प्रशासनिक नीति में जो है परिवर्तन आया था। और इसके बाद से इन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया था अशोक मौर्य ने। अगला प्रश्न है, देवानानप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक को जो है देवानानप्रिय के नाम से विख्यात माना जाता है। अशोक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है रॉक एडिक्स 13, कौन? रॉक एडिक्स 13 ने जो है अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया कि उन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो था मेगस्थनीज जो था यूनानी राजदूत के रूप में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का जो था राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का भी जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। और इसी के बाद जो है सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और इंडिका नामक जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक भी मेगस्थनीज ने ही लिखा था। 45वां प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी? तो हमने अभी बताया कि जो मेगस्थनीज था इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो जो चाणक्य थे वह तक्षशिला में आचार्य थे। कहाँ के थे? तक्षशिला में विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य ने। और चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो समकालीन किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो जो अशोक के लिखे शिलालेख हैं वह अधिकांश जो है ब्राह्मी लिपि में भारत में पाए जाते हैं। तो ब्राह्मी लिपि याद रखिए। 49 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो देखिए, जो शिलालेख लिखवाने की प्रक्रिया थी वह अशोक ने शुरू की थी। किसने? अशोक ने शुरू की थी। तो हमारा अशोक जो है सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो देखिए, जो स्थानिक था वह जिला प्रशासक था, यानी कि जो स्थानिक का पद था वो जिला प्रशासक का था।
अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मिलिंद पन्हो क्या है। तो देखिए जो मिलिंद पन्हो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला है 53 नंबर प्रश्न, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जो कुषाण काल में कला शैली विकसित हुई थी उसे हम गंधार कला कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार कला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम था। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क, और कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में हुई थी। 55 नंबर प्रश्न है शक संवत किसने और कब शुरू किया। तो देखिए शक संवत जो था कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 78 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा तब इसने शुरू किया। अगला प्रश्न है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो जो गांधार शैली थी वह कनिष्क के शासनकाल में ही पनपी थी, शुरू हुई थी। सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। 57 नंबर प्रश्न है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो जो राजा खारवेल थे यह कलिंग के जो थे महानतम शासक थे, खारवेल। अगला है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। यानी कि जो हमारा सातवाहन वंश था दक्षिण भारत का, इसका जो सबसे बड़ा शासक था वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो महरौली में जो था जंग रहित लौह स्तंभ था वो गुप्त शासकों ने स्थापित किया था। सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिसेन किस राजा का राजकवि था। तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो जो रोमन के साथ साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार था वह रोम पर जब हुड़ द्वारा आक्रमण किया गया तो इसके बाद जो है ये व्यापार समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो थे सोने के सिक्के जारी किए गए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न है अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासन काल में के दौरान भारत आया था। तो फाहियान जो कि चीनी यात्री था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत में आया था। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है मेघदूतम के लेखक कौन थे। देखिए मेघदूतम एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके लेखक थे कालिदास। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना क्या थी? मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ये सभी जो थी इनकी प्रमुख रचनाएं थी कालिदास की। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया। तो धन्वंतरी ने जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी आप कह सकते हैं कि ये चिकित्सक थे। तो अपना परामर्श जो था इन्होंने धन्वंतरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो है दिया था। अगला प्रश्न है 69 किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। तो देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं यह गुप्त काल में निर्मित की गई और एलोरा की। तो एलोरा जो था वह राष्ट्रकूटों के समय में निर्मित किया गया और अजंता गुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था। तो संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था अरिकामेडू। क्या था? अरिकामेडू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोल राजा राजेंद्र चोल ने कौन सी पदवी धारण की थी। तो जो राजेंद्र चोल थे इन्होंने पंडित चोल, मुडीकोंड और गंगेकोंड चोल की उपाधि जो है धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई। तो देखिए चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की जो विभिन्न कोटि के अनुसार जो था जो पल्ली चंदम की भूमि थी वो जैन संस्थानों को दान दी गई थी। कहाँ की? पल्ली चंदम की। अगला देखिए
किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था, यानी कि जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था सबसे पहले किसने जीता था? तो राज प्रथम ने जो है श्रीलंका यानी कि लंका को जो है सबसे पहले जीता था। तो हमारा राज प्रथम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो जो उत्तर मेरूर अभिलेख है इसमें चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? तो चोल राजाओं का जो शासन था प्रमुख रूप से तमिलनाडु पर था। तमिलनाडु हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? तो देखिए जो राष्ट्रकूट का चिरस्थायी योगदान था वो था कन्नड़ काव्य के 3 कवि। देखिए इनका नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेपा, पोन्ना और रान्ना जो थे तथा कैलाश मंदिर, ये जो था इनका प्रमुख चिरस्थायी योगदान था। अगला है 80 नंबर प्रश्न, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम का जो है मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न 81 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था किस वंश का? तो जो पुलकेशिन द्वितीय था यह वातापी या फिर वादामी के चालुक्यों का जो है महानतम शासक था। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति को जो है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने जो है अभिलेख जो एहोल अभिलेख थी ये लिखा था, एहोल प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये राजस्थान में है और यह एक जैन मंदिर है। अगला है 84 नंबर प्रश्न, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो जो कथा सरित सागर था यह सोमदेव ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि भी थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो जो खजुराहो के मंदिर थे इसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि जो थी ली थी? तो मिहिर भोज ने जो था प्रमाण की उपाधि ली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश के जो महानतम शासक थे वो थे मिहिर भोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो देखिए जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। और जो ह्वेन-सांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? तो ह्वेन-सांग को जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम प्रदान किया गया। तो देखिए इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी वीडियो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपको जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।